सामी होटल्स कमरों की संख्या के हिसाब से देश का तीसरा सबसे बड़ा होटल कंपनी है और 31 होटल का पोर्टफोलियो है। कुल मिलाकर 4,800 से ज़्यादा कमरे ऑपरेट करती है कंपनी। एक्विजिशन करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं और उसके बाद जो होटल्स अच्छे से काम नहीं कर रहे उनको बढ़िया तरीके से चलाते हैं। मैरियट, हयात, IHG जैसे ग्लोबल ऑपरेटर्स के साथ सामी होटल्स कारोबार करती है। हाल ही में इशू आया था, आपको पता ही होगा, और लिस्टिंग हुई थी 22 सितंबर को, लगभग 20 दिन पहले समझ लीजिए, और 1370 करोड़ की इश्यू साइज थी और लिस्टिंग 134 रुपये 50 पैसे के आसपास, 126 रुपये की इश्यू प्राइस थी। लगभग 7-8% लिस्टिंग ऊपर हुई। अभी भी स्टॉक अच्छा मजबूती से 163 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है, यानी कि इश्यू प्राइस से बढ़िया मजबूती के साथ हाल ही की लिस्टेड कंपनियों में अच्छा प्रदर्शन सामी होटल्स ने किया है। नतीजे भी आए कल बाजार बंद होने के बाद। मैं वो रखूँ इससे पहले एक बार आपकी मुलाकात करवाता हूँ कंपनी के CMD, चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO आशीष जाखनवाला साहब कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। सर ने नई दिल्ली से होटल मैनेजमेंट में आपने डिप्लोमा लिया है। इंटरनेशनल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट नई दिल्ली से आपने पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा मैनेजमेंट भी किया है और कंपनी की शुरुआत से आप साथ हैं, यानी कि आप समझ ही होंगे कंपनी के फाउंडर प्रमोटर आशीष जी ही हैं। आशीष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। लिस्टिंग के बाद अब फिर आपसे मुलाकात हो रही है। पहले मैं दर्शकों को नतीजे रख दूं। पहली तिमाही के नतीजे जो कल बाजार बंद होने के बाद आए, आय में 12% की ग्रोथ दिख रही है, 190 करोड़ पर पहुंचा है ये आंकड़ा। कामकाजी मुनाफा 15% घटकर 45 करोड़ पर आया है। मार्जिन 31.5% से घटकर 23.5% के रहे हैं। वहीं नुकसान 101 करोड़ से घटकर 83 करोड़ का, यानी कि है अभी भी थोड़ा नुकसान ही। और इस नुकसान के पीछे काफ़ी कुछ योगदान है उस ईसॉप की कॉस्ट का। जरा एक बार वही समझा जाए सर। रेवेन्यू टॉप लाइन ग्रोथ है, लेकिन ऑपरेटिंग लेवल पर थोड़ा सा और साथ ही प्रॉफिट के लेवल पर लॉस का आपका जो आंकड़ा है, इसकी क्या वजह है सर? अनिल जी नमस्कार। पहले तो शो पे बुलाने के लिए। आप देखेंगे तो करीब 190 करोड़ का हमारा टॉप लाइन है। आपने जैसे बोला 14% के आसपास की ग्रोथ है। अगर आप होटल लेवल, एसेट लेवल का EBITDA देखेंगे तो वो करीब 72 करोड़ का था, जिसमें 12.5% की ग्रोथ थी। ये मैं खाली सैमी का बता रहा हूँ जो हमने एक्विजिशन किया अगस्त में, उसको इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। अगर आप उसको इंक्लूड करके एक तरीके से प्रोफार्मा देखते हैं तो टोटल रेवेन्यू एक्चुअली 240 करोड़ की थी क्वार्टर की, और एसेट लेवल का EBITDA जो था वो करीब 89 करोड़ के आसपास का था। अब आप उसके बाद की बात करते हैं तो जो हमारा मेन डिफरेंस आया है वो है वन टाइम और ईसॉप कॉस्ट का। करीब 11.5 करोड़ की ईसॉप कॉस्ट थी क्वार्टर में और करीब 5-6 करोड़ का वन टाइम एक्सपेंसेस थे। वो वन टाइम एक्सपेंसेस हैं इंटीग्रेशन के, जो हमने एक्विजिशन किया है, कुछ IPO रिलेटेड कॉस्ट जो शेयर इश्यूएंस एक्सपेंस में नहीं जाते हैं। बट इसीलिए हम इंडिकेशन देते हैं मार्केट को कि जो हमारा एसेट लेवल EBITDA है करीब 88.5 करोड़ है, प्रायर टू एक्विजिशन करीब 72 करोड़ है, उसमें 12.5% की ग्रोथ है। ओके, तो परफेक्ट है ये आपके लिए फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। तो ईसॉप्स की वाली जो कॉस्ट आपने डेबिट की है सर, सारी हो चुकी है या अभी भी इस फाइनेंशियल ईयर में और आपको जो बचे हुए 3 तिमाही के नतीजे आएंगे उसमें और आने वाली है? नहीं सुनील जी, ईसॉप जो ग्रांट हुआ था मार्च में 2023 में, इसकी कॉस्ट 4 साल में आएगी। इस साल करीब क्वार्टरली जो है करीब 11 करोड़ के आसपास आएगी। अगले साल वो काफी कम होती जाएगी। अगर आप देखेंगे साल भर साल वो काफी कम हो जाएगी और 2027 तक खत्म हो चुकी होगी। तो अभी वो आपको 11 करोड़ की कॉस्ट क्वार्टर ऑन क्वार्टर दिखेगी। 11 करोड़ का वो एक बार डेबिट आपका हर क्वार्टर में इस सब्स की वजह से आएगा। अच्छा सर, जाहिर सी बात है कि जो आपकी कंपनी है उसमें भी इन्वेस्टर्स यही जानना चाहते हैं। वैसे तो लिस्टिंग भी अच्छी है, सबसे बढ़िया बात है कि लिस्टिंग के बाद भी स्टॉक मजबूत है। मेरे ख्याल से अभी लगभग हाइस के आसपास ही चल रहा है। ये समझाएं सर कि क्या ये फाइनेंशियल ईयर के एंड तक कंपनी प्रॉफिटेबल हो सकती है? इसके आपने टारगेट रखे हैं सर? सो अनिल जी, आप एक चीज देखिए, हमारा मेन जो लॉस का रीजन था वो था फाइनेंस कॉस्ट। ईसॉप तो 11 करोड़ है खाली। अगर आप देखें क्वार्टर की, तो साल की अगर देखते हैं 44 करोड़ के आसपास आएगी इस साल के अंदर। मेन जो हमारा लॉस था लास्ट ईयर वो था फाइनेंस कॉस्ट का। अगर आप लास्ट ईयर सेम क्वार्टर देखते हैं तो करीब 130 करोड़ की फाइनेंस कॉस्ट थी। जून के क्वार्टर में जब हमारा IPO नहीं हुआ था तो वो ऑटोमेटिकली फाइनेंस कॉस्ट करीब 100 करोड़ आ गई थी। वो फाइनेंस कॉस्ट कम होके अनिल जी क्वार्टरली करीब 60 करोड़ पे स्टेबलाइज होगी चौथे क्वार्टर तक। तो अगर आप देखें 130 करोड़ से 60 करोड़ जो है मेरी फाइनेंस कॉस्ट कम आ रही है। और EBITDA ग्रोथ अगर आप देखें एसेट लेवल की तो करीब 12.5% फर्स्ट क्वार्टर में थी। हम सेकंड क्वार्टर में भी मोमेंटम ठीक देख रहे हैं। हमने एक इंडिकेटर दिया है रिपोर्ट में अपनी कि हमारा जो रेफपार है, रेवेन्यू अवेलेबल पर रूम, वो करीब 15% ग्रो करा है ईयर ऑन ईयर। तो अगर आप ग्रोथ मोमेंटम को कंटिन्यू रखते हैं क्वार्टर 3 क्वार्टर 4 में, और फाइनेंस कॉस्ट हमारी जो वो 130 करोड़ से 60 करोड़ जाती है,
तो क्वार्टर 4 तक अनिल जी काफी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है प्रॉफिटेबिलिटी की। और क्वार्टर 3 से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि फ्री कैश आने लगेगा, क्योंकि हमारी काफी बड़ी कॉस्ट होती है डेप्रिसिएशन की, जो नॉन कैश एक तरीके से, और 11 करोड़ ईसॉप जो भी नॉन कैश एक्सपेंस है। तो कैश फ्लो जो है फ्री कैश कंपनी में, वो तो क्वार्टर 3 से आना स्टार्ट हो जाएगा, और क्वार्टर 4 तक काफी हाई पॉसिबिलिटी है कि प्रॉफिट भी हो जाएगा। वो अकाउंटिंग एडजस्टमेंट्स का मैं अभी एस्टिमेट नहीं कर सकता हूँ, बट अगर एबिटा मोमेंटम देखेंगे और फाइनेंस कॉस्ट में रिडक्शन देखेंगे तो बिल्कुल पॉसिबल है। वंडरफुल, यही चीज़ सुनना था सर, बहुत ही बढ़िया, इंटरेस्टिंग। तो बेसिकली मेन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कैश फ्लो पॉजिटिव अगर आपका तीसरे क्वार्टर से हो रहा है, जाहिर सी बात है डेप्रिशिएशन और ईसॉप्स की वजह से अगर थोड़ा बहुत वो प्रॉफिट लेवल पर, नेट प्रॉफिट लेवल पर आने में थोड़ा सा वक्त लगे, तब भी कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं। अब सर, जो जिन जिन शहरों में वर्ल्ड कप हो रहे हैं उनमें से जहाँ तक मेरी जानकारी 10 में से 8 जगह आपकी होटल से, राइट सर? सब फुल है? हाँ, काफी अच्छा मोमेंटम है। अभी थोड़ा सा जल्दी है बताने के लिए, लेकिन हमें अक्टूबर में जो मोमेंटम दिख रहा है बहुत स्ट्रांग है एनर्जी। वैसे भी क्वार्टर 3 क्वार्टर 4 काफी स्ट्रांग होता है, लेकिन इस बार इवेंट बेस्ड डिमांड जो है वो और ज्यादा उसको स्ट्रांग कर रही है। अहमदाबाद में जहां हमारे पास 3 होटल है, अच्छा मार्केट शेयर है उस सिटी का, उसमें ऑफ कोर्स दोनों इंडिया पाकिस्तान मैच और फाइनल वर्ल्ड कप में काफी अच्छी डिमांड है, और बाकी सारे शहरों में भी हमें काफी अच्छा मोमेंटम दिख रहा है। बहुत ही बढ़िया। देखिए 13 सिटी अनिल जी इंडिया में, तो 13 सिटी में कुछ भी होता है तो बचना मुश्किल होता है हमारे लिए। अगर डिमांड कहीं पे भी आती है तो 13 सिटी में आती है। ठीक बात है, होनी भी चाहिए। ओवरऑल ऑक्यूपेंसी लेवल आपके पहली तिमाही में थोड़े से कम आए, 70.5% के आसपास रहे हैं, कोई खास वजह और आगे का ट्रेंड? नहीं अनिल जी, ये जो 1-2% ऑक्यूपेंसी अप और डाउन होती है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, वो जैसे आप स्टॉक में एक तरीके से टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू होता है, फंडामेंटल कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो टेक्निकल व्यूज होते हैं। अगर आप रेट ग्रोथ देखें तो ऑलमोस्ट 17.5% से ऊपर की है। तो जब भी आप रेट ग्रोथ को 17-18% पे ले जाएंगे, ऑक्यूपेंसी 1-2 पॉइंट डिप करना बहुत चिंता की बात नहीं होती है। ओवरऑल अगर आप रेफपार देखेंगे, जो हमारा बेसिक क्राइटेरिया होना चाहिए अनिल जी, वो करीब 14% प्लस ग्रो करा है पहले क्वार्टर में ईयर ऑन ईयर, और वो जो 14.2% फर्स्ट क्वार्टर में ग्रो करा है, वो क्वार्टर 2 में हमारा अर्ली एस्टिमेट है कि 15% ग्रो करा है। सर ये जरा इसको वापस से समझाइए, क्योंकि आपने 2 बार इसका नाम लिया, तो मैं ये समझना चाहता हूँ कि आपकी कंपनी को किस तरह से समझा और देखा जाए, इन्वेस्टर कैसे बढ़े। तो ये जो बोल रहे हैं आप, रेपार की बात कर रहे हैं, जरा इसको समझाइए, क्या एग्जैक्टली ये चीज़ है और कैसे इसको समझना चाहिए। देखिए अनिल जी, जब हम एक कमरा बेचते हैं उसके 2 पार्ट होते हैं, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जिसको हम ऑक्यूपेंसी बोलते हैं, जो आपने जैसे बोला 70.5% है, और दूसरा एक एवरेज दाम, वो रेट नहीं है जिसपे आप वेबसाइट पे देखते हैं पूरे साल में जितने कमरे बिके, जितना रेवेन्यू आया डिवाइड कर दीजिए, जो एवरेज रूम रेट आता है। अब आप जो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होता है कि हर दिन मैंने कमरे से कितने पैसे कमाए। अगर मेरे पास 100 कमरे हैं और मैंने साल में 100 रुपए कमाए, तो मेरा रेफपार 1 रुपए आ गया एक तरीके से, राइट? तो रेफपार हमारे हिसाब से रेफपार एक ज्यादा स्टेबल पैरामीटर है किसी भी होटल बिजनेस को देखने के लिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर। अगर आप ईयर ऑन ईयर एनालिसिस करेंगे तो रेट, ऑक्यूपेंसी अलग अलग करना, कुछ उसके नतीजे निकलेंगे, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर रेफपार एक बहुत अच्छा इंडिकेटर होता है। तो ये एक फंडामेंटल, एक जैसे आरपू होता है, आप देखते हैं टेलीकॉम सेक्टर में, राइट? तो वहां पे जैसे आरपू होता है, होटल सेक्टर में रेफपार एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है, और वो करीब 14% ग्रोथ। एक तो वो बात है, पहला नंबर। दूसरा, हमारे जैसे बिजनेस में एक बहुत जरूरी चीज है देखना कि एसेट एबिटा कितना ग्रो करता है, क्योंकि उसके नीचे की जो लाइन आइटम होती है, कॉर्पोरेट जीएनए या ईसॉप कॉस्ट या डेप्रिसिएशन, वो ज्यादातर फिक्स्ड होती हैं। तो जो आप रियल बिजनेस ग्रोथ देखेंगे वो एसेट लेवल एबिटा में देखेंगे। तो 2 पैरामीटर्स से आपको पता चलेगा कि बिजनेस फंडामेंटल्स कितने स्ट्रांग है। तो इंटरेस्टिंग चीज बताइए कि आपका कमरा कितने दिन बुक रहा है और कितना रेवेन्यू उससे एवरेज आया, उसकी एवरेज निकाल कर आप देखेंगे तो सही अंदाजा लगेगा। आशीष जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने समय दिया और डिटेल में आपने पूरा आउटलुक बताया कि किस तरह से आगे के नतीजे भी रह सकते हैं और अभी की क्या सिचुएशन है। तो बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं आने वाली तिमाहियों के लिए सर। थैंक यू सो मच।